हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। मैं आज आप लोगों के सामने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ के महामैराथन क्लास को लेकर आई हूँ। मैं आज आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो हमेशा पेपर में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों के आने की फिर से संभावना भी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला आपका है संख्या, यानी संख्या या नंबर क्या होता है। तो आपको पता है जब आप किसी भी वस्तु की गिनती करते हैं या ये वस्तु कितनी है, एक है, दो है या तीन है, आपके पास कितनी वस्तु हैं, इसका जो आपको बोध होता है इसे ही हम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, कितनी वस्तु है का जिससे बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। किसे संख्या कहते हैं, कितनी वस्तु है, यानी मेरे पास कितनी वस्तु है, एक है, दो है या तीन है, तो इसका जो बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, इससे जो हमें जानकारी होती है कि हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है संख्यांक। संख्यांक क्या होता है। देखिए, संख्यांक का मतलब होता है कि जो संख्या को लिखने के लिए जिस हम क्या होता है चिन्ह का या जिस अंक का प्रयोग करते हैं वही हमारा संख्यांक होता है। तो चलिए इसमें क्या बताया गया है, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। जिन संकेतों के द्वारा, जैसे कि आप कुछ लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है, कुछ अरबी में लिखते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय भाषा में लिखते हैं, कुछ रोमन अंक में लिखते हैं। तो यही आपके क्या हो गए, देखिए ये आपके दिए गए हैं। देवनागरी लिपि में लिखे गए इस तरीके से लिखा जाता है, रोमन अंक में इस तरीके से लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय में इस तरीके से, और अरबी में भी जो है संख्या लिखी जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा यानी जिन अंकों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं उन्हें ही हम संख्यांक कहते हैं। अगला आपका है संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। ठीक है, संख्यांक, संख्यांक का मतलब क्या होता है, संख्या के लिए प्रयुक्त अंक। ठीक है, तो जिन आपको समझ में आ गया होगा कि जिन संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग है आपका प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जिनकी हम गिनती करते हैं, यानी गिनती करने वाली जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, क्या होता है, एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, गिनती करने वाली संख्याएं एक से लेकर अनंत तक ही प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपका ये बहुविकल्पी में बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो इसको आप दिमाग में बसा लीजिए कि सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या होती है, एक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले हेडिंग पर। अगला है पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो पूर्व मतलब क्या होता है, पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो यानी पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, जैसे किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली जो संख्या होती है। जैसे कि आप एक, दो, तीन, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपने लिखा एक, दो, तीन, चार, तो आपसे पूछा गया कि दो की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो आप क्या कहेंगे, दो की, यानी दो से पहले वाली संख्या पूछी गई है, पूर्व मतलब पहले, तो दो से पहले वाली संख्या पूछी गई तो आप क्या कहेंगे, दो की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, एक। ठीक है, इसी तरीके से तीन की पूछेंगे तो आप दो बताएंगे। अगर पूछेगा चार की पूर्ववर्ती संख्या क्या है तो आप कहेंगे तीन। बस पेपर में आपसे इतना ही पूछा जाता है, इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए परिभाषा बताई है। हो सकता है परिभाषा भी पूछ ले, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आप परिभाषा को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि परिभाषा भी बहुत आसान है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे एक बार बताइए, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या क्या होती है, उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। यानी दो से पहले की पूर्ववर्ती संख्या एक है, तीन से पहले की पूर्ववर्ती संख्या दो है, चार से पहले की पूर्ववर्ती संख्या तीन है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि एक से ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक से छोटी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। ठीक है, एक से
बड़ी संख्या हो सकती है लेकिन छोटी नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या पूछी है। प्राकृतिक संख्या में जो सबसे छोटी संख्या, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या में जो सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या कहा है, किसी प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर उसकी ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे कि आपकी पूछ लिया कि 2 की पहले प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो आप 2 की पूर्ववर्ती संख्या क्या करेंगे, 2 से 1 को घटा देंगे तो कितना आ गया, 1। 3 का पूछा तो आपने 3 से 1 घटा दिया, कितना आ गया, 2। ठीक है, तो ये थोड़ा आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया डिफिनीशन यही है कि किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे उदाहरण भी मैंने दिया हुआ है। उदाहरण में है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 आपकी सबसे छोटी और सबसे पहली पूर्व प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब कहा गया 2 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 2 से 1 को घटा दिया, क्या आ गया, 1 आ गया। 3 की पूर्ववर्ती संख्या, 3 से 1 को घटा दिया, 2 आ गया। लेकिन आप अच्छे से यही आप दिमाग में रखिएगा कि हमेशा क्या होता है, किसी भी प्राकृतिक संख्या की ठीक पहले वाली जो संख्या होती है वही उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। ठीक है, यानी आपके 2 से पहले 1 है तो 1 आपकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। 4 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी तो आप 3 बता देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अनुवर्ती संख्या, अभी आपने क्या पढ़ा, पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले और अनु मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, पूर्व मतलब पहले और अनु मतलब होता है बाद में। ठीक, अनु मतलब क्या होता है, बाद में। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। अनु मतलब होता है बाद में। आपने हिंदी में अलंकार पढ़ा होगा, अनुप्रास अलंकार, यानी कि कई बार उसके बाद में जो वर्ड आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक वर्ड के जो बाद में कई वर्ड आते हैं उन्हें हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अनु का मतलब क्या होता है, बाद में। तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो अनु मतलब बाद में हुआ, पूर्व मतलब पहले। तो अब आपको कंफ्यूज आप बिल्कुल भी नहीं होंगे कि पूर्ववर्ती संख्या अगर आपकी आ गई, पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो आपको पता है पूर्व मतलब पहले, आप ऐसे याद रखिएगा। यानी कि हमारी जो एक प्राकृतिक संख्या उससे पहले की प्राकृतिक संख्या को पूछा है। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है, तो अनु मतलब बाद में होता है। तो ये आपको दिमाग में बसा लेना है कि अनु मतलब बाद में होता है, तो इसका मतलब हमसे जो प्राकृतिक संख्या दी गई है उसी के बाद वाली संख्या पूछ रहा है। ठीक है, और ये आपके कक्षा 6 के आपकी गणित मैथ्स पूरी है कक्षा 6 की, और आप ये सब पढ़ चुके होंगे। तो देखिए, और आपको पता है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो मैथ है बहुत ही आसान है। अगर आप अच्छे से पूरी मैथ्स पढ़ते हैं तो आप 25 में 25 आराम से ले आएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान मैथ होती है। तो चलिए देखिए, अनुवर्ती संख्या क्या होती है, किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली ठीक या ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। अनुवर्ती संख्या भी हम कहते हैं, या कभी कभी उत्तरवर्ती भी पूछ लेता है। तो ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, जैसे आपसे अनुवर्ती संख्या पूछा, आप 2 की अनुवर्ती संख्या बताइए, तो आप 2 में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये आपकी अनुवर्ती संख्या हो गई। ठीक, लेकिन आप ऐसे ही याद रखिए कि अनुवर्ती संख्या मतलब होता है कि उसके आगे की प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो आप तुरंत उसका आंसर दे दीजिएगा। 2, जैसे आपसे 2 की अनुवर्ती संख्या पूछता है तो आप तुरंत उसका आंसर दे दीजिए 3। ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑप्शन जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो क्या हुआ, और अगर आपको ऐसे बताना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2 + 1 = 3 हो गया। ठीक है, आगे आपकी अगली डिफिनेशन है, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या होती है। ये एकदम परफेक्ट डिफिनेशन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर पूर्ववर्ती पूछता है तो आप 1 घटा दोगे। ठीक है, एक ट्रिक ये भी है कि अगर आपसे पूर्ववर्ती पूछता है तो आप क्या करते हैं, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 को घटा देंगे। ठीक है, और अगर आपसे अनुवर्ती पूछता है तो आप भी किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 को जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, घटाने पर पूर्ववर्ती हो जाएगी और 1 जोड़ देने पर क्या हो जाएगी, अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। अब देखिए, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। देखिए, मैं आपको अब ये बार बार नहीं कहूँगी कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आते, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आई हूँ आपके महामैराथन क्लास में, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो हमेशा पेपर में पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे, मैं उन्हीं को लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी आपको मैं बता रही हूँ
संख्या क्या होता है, संख्यांक क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या, जितनी भी मैं आपको जितनी भी हेडिंग्स बता रही हूँ ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इन सब को आपको पढ़ना है, एक भी आपको इसमें से स्किप नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 100। और अगर आपसे 4 अंकों की पूछ लिया तो आप कहेंगे अब उसमें एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया कि 5 अंकों की क्या होती है तो आप उसमें क्या करेंगे, और एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जितनी पूछेंगे आप उसमें से एक में आप एक एक ज़ीरो ऐड करते जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 999। अगर आपसे पूछे 2 अंकों की तो आप 99 लिखेंगे, 1 अंक की तो आप 9 लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि 3 अंक की तो आप 999, और अगर 4 पूछें आपसे, जितने पूछेंगे आप उतने 9 बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 4 पूछ लिया तो 4 9 लिखिएगा, 5 पूछ लिए तो आप 5 9 लिख लीजिएगा। ये सबसे बढ़िया ट्रिक मैंने आपको बताया है कि क्या होगा कि आप 9 9 बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो क्या कहा गया है इसमें, एक की क्या होती है, कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक, आपको पता है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, तो इससे पहले कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। अब आप कहोगे जीरो होती है, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जीरो एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्योंकि सबसे छोटी एक ही है तो इससे पहले की कोई पूर्व संख्या नहीं होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, जब हम जीरो को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, एक से आप शुरू करते हैं, एक से लेकर अनंत तक, लेकिन अगर आपसे पूर्ण संख्या पूछेगा तो आप जीरो को भी उसमें सम्मिलित कर लेंगे। ठीक है, जीरो से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, जब हम भी डीएलएड कर रहे थे तो क्या था, हम भी कंफ्यूज हो जाते थे कि प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ेंगे कि पूर्ण संख्या। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो एक से शुरू होती हैं, और जो पूर्ण संख्या होती हैं उन्हें हम जीरो, उसमें हम उन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जब हम जीरो को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे जीरो से अनंत तक की संख्याएं। अब पूर्ण संख्या आपने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या में एक सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या में जीरो सबसे छोटी और पहली पूर्ण संख्या होती है। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बताया गया है कि जैसे कि आपका जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक हमारी सबसे बड़ी पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी दो है। फिर हम ये नहीं कह सकते कि दो हमारी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, क्योंकि उससे बड़ा तीन है। ठीक है, तो सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो किसी से भी बड़ी नहीं होती। कोई भी पूर्ण संख्या अपने में बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि उससे बड़ा भी कोई ना कोई संख्या होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्थानीय मान। ये आपने बहुत पढ़ा होगा, आपने 6, 7, 8 में अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपको पता है स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। ठीक है, क्या होता है, जब भी कोई आपकी संख्या है, जैसे 3477 है, तो इसके जो स्थान का जो संगत अंक का जो मान है वो अलग अलग होता है। अब ये 7 है आपका, तो ये 7 है, और ये अब ये यहाँ पे दहाई में 7 लिखाया गया है, तो ये आपका क्या होगा, 70 होगा। ये 4 है तो आपके पीछे इकाई दहाई, फिर ये सैकड़ों में आया तो इसको 100 से गुणा करेंगे, 100। तो यानी कि हर किसी का जो मान होता है, हर किसी अंक का जो मान है वो अलग अलग है। ठीक है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। तो क्या कहा गया है कि किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसके अंक का स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण में समझने के लिए क्या कहा गया है कि संख्या 3477 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो आपसे जैसे 3477 का स्थानीय मान पूछेगा
तो आपको पता है आप स्थानीय मान कहाँ से निकालते हैं, दाएं की तरफ से चलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। तो अगर आपसे संख्या 7 का स्थानीय मान पूछा है तो आप 7 गुणे 1 लिखेंगे। इकाई को हम किससे व्यक्त करते हैं, 1 से व्यक्त करते हैं, ठीक है। दहाई को हम 10 से करते हैं, सैकड़ा को हम 100 से करते हैं, हजार को हम 1000 से करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए, इकाई को हम 1 लिखते हैं, दहाई को 10 लिखते हैं, सैकड़ा को 100 लिखते हैं और हजार को 1000 लिखते हैं। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आपके जो स्थानीय मान है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आपसे पूछा है कि 7, तो 7 इकाई पर है तो 7 गुणे 1 बराबर 7 हो गया। अब हो गया 7, जो आपका दूसरा 7 है ये दहाई अंक पर है तो आपका क्या हो गया, 7 गुणे 10, दहाई को हम किससे लिखते हैं, 10 से, तो 10 क्या हो गया, 70। अब 4 ये आपका सैकड़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े के स्थान पर आपका 4 है तो हम 4 गुणे सैकड़े को हम क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो 4 गुणे 100 हो जाएगा यानी 400 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका पूछा गया है 3, अगर आपसे पूछा जाए 3 का स्थानीय मान बताइए तो सबसे पहले आप दाएं की ओर से चलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हमारा जो 3 अंक है वो हमारा हजार के स्थान पर है तो हम क्या लिखेंगे, 3 गुणे हजार को हम हजार से ही व्यक्त करते हैं, बराबर क्या हो गया, 3000, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये स्थानीय मान निकालते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, ठीक है, तो उनके लिए भी मैं अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ कि कैसे आप इकाई जो है स्थानीय मान निकालते हैं। तो क्या होता है, जैसे 3477 का स्थानीय मान दिया गया है तो आप क्या करिएगा, आप कुछ मत करिएगा, आपसे 7 का पूछा गया तो आप 7 ही लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका दहाई के 7 का पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, 7 और यहाँ पे जो एक आपका जो है उससे पहले एक अंक है उस अंक में आप 0 लिख देंगे। 4 का पूछा गया तो आप इस अंक के आगे 0 और 4 लिख देंगे, 400 हो गया, ठीक है। फिर आपका पूछा गया 3477 में 3 का स्थानीय मान बताइए तो आप कुछ मत करिएगा, तो 3777 में अगर 3 का स्थानीय मान पूछा है तो आप इन सब के नीचे 0 लिख दीजिएगा और यहाँ पे 3, आपका हो गया 3000, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रिक वाइज आराम से कर सकते हैं स्थानीय मान को, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। जैसे कि आपसे पूछा गया 3477 का स्थानीय मान बताइए, तो 3477 दिया गया तो आप कुछ मत करिए। अगर आपका बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया आराम से, अगर 7 का पूछा गया तो आप क्या करिए, 7 लिख दीजिए, ऐसे ही उतार दीजिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 77 का बताइए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 7 लिख देंगे और इस 7 के नीचे 0 लिख देंगे। 4 का पूछा जाए तो आप 4 लिखेंगे और 4 के बाद आप 3 0 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 संख्याएं हैं तो आप 2 0 लिख देंगे। और अगर आपसे 3 का पूछा जाए तो आप 3 लिखकर और जितनी भी यहाँ पे संख्याएं हैं उनके नीचे 0 लिख देंगे तो आपका स्थानीय मान निकल आएगा। तो आई होप आप लोग अब स्थानीय मान निकालना समझ गए होंगे। मैंने आपको 2 तरीके से बताया, एक ट्रिक वाइज बताया और एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका हेडिंग अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आपको पता है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वे संख्याएं जो खुद से कटें यानी स्वयं से कटें और एक से कटें, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये आपकी अभाज्य संख्या है। कैसे, 2 आपका क्या होता है, 1 से कटता है और 2 से, यानी 1 से कटता है, स्वयं से कटता है, ठीक है। 1 दूना 2 हो जाएगा और 2 एकम 2, ठीक है। अब आपका है 3, तो 3 क्या होता है, 3 भी आपका क्या आता है, 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, ठीक है। 5 क्या है, 5 भी आपका 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो केवल एक से कटे और स्वयं से ही पूरी पूरी विभाजित होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभी आपने पढ़ा अभाज्य संख्याएं जो एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, यानी खुद से कटती हैं, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और कई संख्याओं से भी, दूसरी संख्याओं से भी क्या हो, पूरी पूरी तरीके से कट जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 4 है, 4 क्या होता है, ये 1 से भी कटती है, 1 चक्कू 4, इसे हम 2 से भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4, और इसे हम 4 से भी काट सकते हैं, यानी कि ये 1 से भी कटी
और स्वयं से भी कटी और अन्य संख्या से भी कट गई, यानी पूरी तरीके से विभाजित हो गई। ठीक, अब जैसे कि हम 6 को लाते हैं, 6 हमारी भाज्य संख्या है। जैसे कि ये क्या होती है, 1 से भी कटती है, 2 से भी कट जाती है, 2 से विभाजित होती है, 2 तियाँ 6, 3 से भी विभाजित हो जाती है, 3 दूनी 6, और 6 से भी विभाजित होती है। यानी कि ये 1 से तो विभाजित हुई और स्वयं से भी विभाजित हुई और उसके साथ साथ अन्य संख्या से भी विभाजित हो गई। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या है, जो खुद से भी कटे, 1 से भी कटे और अन्य दूसरी संख्याओं से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य और अभाज्य में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां p और q दो पूर्णांक हैं, q 0 के बराबर नहीं हो तो यह परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 हो तो यह परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसी परिमेय संख्या जो क्या होता है, जो p/q के रूप में व्यक्त तो हो जाए लेकिन q बराबर 0 नहीं होता है, तो वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका अपरिमेय संख्या। अभी आपने पढ़ा वे संख्याएं जो p/q से व्यक्त हो जाती हैं, और p और q क्या होते हैं, p और q दो पूर्णांक होते हैं, जिसमें से q जो होता है वो, जो q इसमें होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। और जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, ये ठीक परिमेय संख्या का उल्टा होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न व्यक्त किया जा सके, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर होता है। अभी आपने उसमें पढ़ा था अपरिमेय संख्या में क्या होता है, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और वो क्या होती हैं, उसमें क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है, p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये 0 के q जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे परिमेय संख्या का एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपकी 2/4 लिखी हुई है, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका आ गया 1/2। ठीक है, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या अपरिमेय संख्या जो होती है ये अंडर रूट में होती है। यहाँ पे अंडर रूट में दिया गया है √5। ठीक है, ये √5 है, ये 5 हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 जो होती हैं, अब 5 का आप बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 5 को क्या करेंगे, 5 1 कम 5 होता है। ठीक है, तो ये बाहर नहीं आ सकता, तो इसमें क्या, ये 0, ये पॉइंट में आ जाएगा, इसका आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, p/q के रूप में इन्हें हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, इन्हें p/q के, जैसे अब ये हमारा √5 है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, हम 5/1 कर देंगे। ठीक है, अब जब हम 1 को 5 से काटेंगे तो क्या करेंगे, 1 कम 1, 1 बचे 5, ऐसे हो गया। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे, और ये q = 0 भी के बराबर होती हैं, के बराबर नहीं होती हैं, सो ये भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी क्या होती हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आपके प्रश्न थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज मैं आपको थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आई थी। कल मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके पेपर में आ चुके हैं और आने की संभावना, उनको लेकर आऊँगी। तो ये थे आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको मैं लेकर आई हूँ। इन सभी को पढ़िएगा, इसमें से एक भी आप हेडिंग स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये आपके सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो कैसी लगी, मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जो आपके बचे हुए टॉपिक हैं, अब उनमें जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर आऊँगी कल मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।